नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। अपनी विजिट के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया, जहां पर कई सारे सवाल जवाब किए गए। सवाल जवाब के इस सिलसिले में राहुल गांधी से एक ऐसा सवाल किया जाता है जिसे सुनकर साफ पता चल जाता है कि शायद बीजेपी से लेकर आया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी सवाल का जो जवाब दिया उसे सुनकर उस शख्स की बोलती बंद हो गई। तो क्या सवाल क्या जवाब हुआ, और इसके अलावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किस तरह से हमला बोला और क्या कुछ कहा है, और जिस पर भारत में कैसे बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के इस दौरे की। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कलस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले जो सवाल जवाब हुआ है और उसमें किस तरह से भिड़ंत हो गई है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, और इसके बाद इसका ट्रांसलेट करके भी बताएंगे ताकि समझ में आ सके। तो मैं एक बार बयान सुनवाना चाहती हूँ। Indie alliance, which is seen by many as an alternative to the BJP-led NDA government. Looking at the 2024 Lok Sabha elections, your party was not able to agree on seat-sharing policies with your alliance partner, which was Mamata Banerjee's TMC. You also have alliance partners like the Hindutva-based Shiv Sena UBT. My question is, if elected, how will you effectively run a government with such a divided coalition that cannot seem to agree on anything except for the removal of Prime Minister Modi? No, actually, we agree on a lot. But yeah, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. It's not, because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. तो सर, ये राहुल गांधी से सवाल जवाब होता है वॉशिंगटन में, और वहां पर सवाल पूछने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपके इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी आपके खिलाफ बयानबाजी करती हैं। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है वो हिंदुत्ववादी पार्टी रही है, तो आपकी विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। तो आप इंडिया अलायंस में कैसे अच्छा भविष्य देख सकते हैं, ये सवाल किया जाता है। और ये सवाल सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि ये किस पार्टी का सवाल है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले लोगों को शायद इतना ना पता हो कि देश में कौन सी पार्टी किस विचारधारा की है। और इसके अलावा एक और चीज है कि मोदी समर्थक चैनलों के अलावा और बीजेपी के नेताओं के अलावा इंडिया अलायंस शब्द का इस्तेमाल कोई और नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सवाल करने वाला इंडिया अलायंस शब्द का इस्तेमाल करता है। और जब राहुल गांधी ने कहा कि भैया इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस है, तो भी व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि इंडिया में फिर ए का मतलब क्या है। यानी कि बहुत सारे बीजेपी की प्रवक्ता जो बोलते हैं वही भाषा ये बोलते दिखाई देता है। साफ तौर पर नजर आता है कि सवाल की फ्रेमिंग की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी जब समझाते हैं कि देखिए, जब हमें संविधान खतरे में लगा, इंडिया की जो मूल भावना है वो खतरे में लगी, तब हमने इंडिया अलायंस का गठन किया और हर कोई इंडिया बोलता है सिवाय बीजेपी के। तो ये सवाल जवाब के सिलसिले में क्या आप समझ सकते हैं सर, और हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? देखिए निधि, पहली बात तो यह है, इंडिया शब्द से इनको परेशानी क्या है? भाई, इंडिया शब्द है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इन शब्दों से ये तो हमारे प्रिय शब्द है ना, ये तो हमारी माँ है, ये तो भारत माता है, ये इंडिया है, वी लव इंडिया। अच्छा, आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम देख लीजिए, सबके अंदर इंडिया है। तो इंडिया से इन्हें परेशानी क्या है? जैसे ये कहते हैं जय श्री राम, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। जय श्री राम हम कहते हैं, आप मैया सीता का नाम क्यों नहीं लेते? आप जय श्री राम क्यों नहीं कहते? जय सिया राम क्यों नहीं कहते? फिर वो जस्टिफिकेशन देना शुरू करते हैं, श्री का मतलब लक्ष्मी, मैया सीता माने लक्ष्मी, श्री का मतलब अरे भैया, हम कह रहे हैं यार, सीधी सीधी बात करो। अगर मैया सीता का नाम लेने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? इंडिया का नाम लेने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? तो असली मुद्दा यह है कि अगर मैया सीता का नाम पहले लिया जाता है, स्त्री का नाम कोई भी कार्ड भेजा जाता है पहले लिया जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। और अगर पत्नी का नाम पहले नहीं होगा तो पति पुरुष कहीं भी किसी शादी ब्याह में नहीं जाएगा, किसी मौके में नहीं जाएगा।
ना पत्नी जाएगी और पत्नी नहीं जाएगा तो पति नहीं जाएगा, तो कार्यक्रम तो एक औपचारिकता हो गई। इसका मतलब यह है जय श्री राम कह के आप नहीं चाहते कि जय श्री राम आपके घर आए, भगवान श्री राम आपके घर आए। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो प्रश्न पूछा हिंदुत्ववादी, देखिए मेरा एक विचार इस मामले में बिल्कुल साफ है, मैं हिंदुत्ववादी हूं। मैं हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बहुत ज्यादा नहीं करता। मैं हिंदुत्ववादी भी हूं, मैं हिंदू भी हूं, मैं सनातनी भी हूं। मेरे हिंदुत्व का मतलब यह है प्रेम, सद्भाव, समभाव, सबको एक दृष्टि से देखना, यह मेरा हिंदुत्व सिखाता है। कोई भी आदमी जो कहता है कि वो हिंदू है और हिंदुत्व में बिलीव करता है और वो छुआछूत करता है और वो कि अपने को बड़ा समझता है और दूसरे को हीन समझता है, उसको शादी में घोड़े में नहीं चढ़ने देता है, उसको मुझे नहीं अड़ने देता है, मैं उसको हिंदू नहीं मानता, उसको हिंदुत्ववादी नहीं मानता। तो मैं तो मानता हूं मैं हिंदुत्ववादी हूं। असली मुद्दा यह है कि आप, अगर एक माननीय ने कहा था हम कपड़े देख के पहचान जाते हैं। अच्छा बताइए, आप कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं। जब उन्होंने सिक्स के बारे में कहा, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, लोग टर्बन न पहने, लोग आप चाहते हैं लोग कृपाण न रखें, लोग आप क्या चाहते हैं लोग कंघी न रखें। भाई अगर उनके इष्ट, तो आप कपड़े से पहचानना क्या चाहते हैं? अखिल स्वामी अगर मुसलमानों वाले सूट को पहने या सिखों वाले सूट को पहने या हिंदू वाले के सूट को पहने, इससे आपको क्या परेशानी? हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? आपको ये देखना है कि अखिल स्वामी अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है। अगर खराब आदमी है, कोई भी ड्रेस पहनी है उसे आप दंड दीजिए, और अगर अच्छा आदमी है, कोई भी ड्रेस पहनी है उसको मान सम्मान दीजिए। तो आप जब कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, जब आप शमशान और कब्रिस्तान के बीच की बात करते हैं, जब अली और बजरंग बली के बीच की बात करते हैं, इसका माने आप देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी वास्तविकता में हिंदुत्व के असली प्रतीक हैं। हिंदुत्व का मतलब ही प्रेम है, सद्भाव है, और जो प्रेम और सद्भाव में बिलीव नहीं करता, जो दूसरों से घृणा करता है, वो हिंदू भी नहीं है और उसमें हिंदुत्ववादी तत्व भी नहीं है। जी, लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो पूछ रहे हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, ममता बनर्जी आपके खिलाफ रहती हैं, ये आपको लगता है कि वहां किसी को पता होगा कि कौन से विचारधारा की कौन सी पार्टी है इंडिया में? नहीं, वो तो पता होगा, इंटरनेट के जमाने में पूरे वर्ल्ड में सबको सब कुछ पता है, वो तो पता होगा। लेकिन यही तो लोकतंत्र है। अरे मैं कह रहा हूं आज की तारीख में, मैं खुलेआम कई बार आपके मन से कह चुका हूं, आज मैं इंडिया गठबंधन का समर्थन करता हूं, बीजेपी का अपोजिशन करता हूं, क्योंकि इन्होंने अग्निवीर जैसी दुष्टतापूर्ण योजना दी, इन्होंने जीएसटी को गलत इंप्लीमेंट किया, इन्होंने पूंजीपतियों को पैसा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, उनके ऋण माफ किए, गरीबों के ऋण माफ नहीं किए, इसलिए मैं बीजेपी का विरोध करता हूं। अरे कल अगर कांग्रेस कोई गड़बड़ी करेगी, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी, मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा। हरियाणा में अगर मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, अरे मैंने कोई पट्टा थोड़ी लिखा है, मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थोड़ी मेरी कांग्रेस से है, मैंने कांग्रेस ज्वाइन थोड़ी की है। मैं तो जो भी जनवादी चीज है, जो जनता के हित में है, अगर वो होगी तो समर्थन करूंगा, नहीं तो विरोध करूंगा। तो सीधी सी बात है, वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, जैसी घटना महाराष्ट्र के अंदर हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश में हुई, बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो अगर ममता बनर्जी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए राहुल गांधी की बुराई करते हैं, क्या परेशानी है? अरे मेरे छात्र, मैंने तो पहले भी आपको कार्यक्रम में बताया है, मैं तो अपने छात्रों को उत्तेजित करता था, कंट्राडिक्ट करो मुझे, मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूं कंट्राडिक्ट करो, कहो प्रोफेसर स्वामी व्हाट यू आर टॉकिंग इज नॉनसेंस। और ये मतलब ये मत कहना कि नॉनसेंस वो गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध हो जाएगा, ये कहना कि स्वामी साहब जो आप कह रहे हैं आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपसे निवेदन है मुझे सुन लीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा आप गलत कह रहे हैं। मैं कहूंगा यार बिल्कुल कहो, और अगर वो मुझे सिद्ध कर देगा मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं उसको मानूंगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है। भाई जो मेरा विषय है उस पर अगर कोई मुझे हराए तो मुझे खुशी होनी चाहिए ऐसे गुरु। तो अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मोदी जी में, उद्धव ठाकरे में, शरद पवार के अंदर अपने अपने सिद्धांतों के प्रति कोई भेद है तो उसमें क्या परेशानी? अरे न्यूटन के सिर, पहले भी कह चुका हूं, न्यूटन के ऊपर अगर सेब गिरा था, लाखों लोगों के सिर के ऊपर सेब गिरा होगा, लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा होगा। अरे प्रश्न पूछना, जिज्ञासा प्रकट करना, मैं तो अपने छात्रों से कहता था जिज्ञासा होना, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, यही तो ज्ञान का प्रवेश द्वार है।
तो अगर इस प्रकार के मतैक्य हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, नॉर्थ कोरिया के किंग उन्होंने जो कह दिया, वहां के जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, पुतिन ने कह दिया, वो चीन ने कह दिया, जो मोदी जी ने कह दिया, वो फाइनल वर्ड है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, वो तानाशाही होती है। लोकतंत्र का मतलब ये है, कल निधि तिवारी भी अगर कोई गलती करेंगे, मैं निधि तिवारी को ठोक दूंगा। अखिल स्वामी कोई गलती करेंगे, निधि तिवारी एंकर हैं, वो मुझे कह सकती हैं कि स्वामी साहब जो आप कह रहे हैं ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, मैं स्वीकार करूंगा। अरे आप मेरी बेटी की अगर उम्र की हैं, बेटी से भी कम उम्र की हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरी गलती को सुधारती है तो मुझे क्या परेशानी है? तो ये तानाशाही थोड़ी है देश के अंदर, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, जहां अपने मतों को प्रकट करना और बिना किसी डर के, किसी भय को प्रकट करना, यही तो लोकतंत्र है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर जो सवाल जवाब हुआ और इसके बाद राहुल गांधी ने संबोधित भी किया है, और उस संबोधन में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात और बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद कुछ बदल गया है। लोग कहते हैं कि अब डर नहीं लगता, डर निकल गया है, और बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि भाजपा और पीएम मोदी ने इतना डर फैलाया, एजेंसियों का इस्तेमाल किया, सब कुछ सेकंड्स में गायब हो गया। तो ये मैं एक बार बयान है उनका, वो सुनवाती हूँ। I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. You know, people come sometimes while I'm in Delhi. People will. I'm driving in the car. Sometimes they'll make me open the window and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, you can see it, I see it, I get to see it in parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the 3 or 4 senior ministers in his government realize it. तो सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब ये जो 56 इंच का सीना और भगवान से सीधा संबंध, ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब लोग कहते हैं कि डर नहीं लगता, और जितना भी डर फैलाया है वो बस कुछ सेकंड्स में गायब हो गया है। अच्छा चलिए निधि, एक मैं सुझाव देता हूं, किसी दर्जी से कहिए कि जाके सीना नाप ही लें, 56 इंच का है कि नहीं। 56 इंच का नहीं निकलेगा, 40 इंच से ज्यादा का निकल जाए तो मैं गारंटी लेता हूं ये 16 इंच की हेरा फेरी करने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, पहली बात। नंबर 2, अगर मान लीजिए आपका भगवान से सीधा संबंध है, मणिपुर के अंदर आपको पता है कि राजभवन के अंदर आक्रमण हुआ है। राजभवन के अंदर पहले एक्स चीफ मिनिस्टर के घर में आक्रमण हुआ था, अब राजभवन पे आक्रमण हुआ है। क्या ये इस बात की शुरुआत है? कोई मुझे देशद्रोही ना कहे, मैं कोई ये भविष्य की सूचना नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके देश के एक प्रदेश के राज्यपाल और एक्स चीफ मिनिस्टर अगर सुरक्षित नहीं है
तो देश का एक साधारण नागरिक कैसे सुरक्षित है? और मोदी जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे, अमित शाह उस पर कुछ बोल नहीं रहे। वहां की जो राज्यपाल थी पुरानी, उनको, अनुसुईया उइके को इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कहा कि मोदी जी को मणिपुर आना चाहिए, ही शुड कम। आपके देश के अपने ही राज्य के अंदर वो स्थिति हो गई है जो श्रीलंका में हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, जो बांग्लादेश में हुई थी। आपको सचेत हो जाना चाहिए, और ये बांग्लादेश से पास का स्टेट है, आपको सचेत हो जाना चाहिए। फिर आप कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। अरे हम आपके 56 इंच का सीना क्या करें, कुश्ती थोड़ी लड़नी है हमें। आपके सीने का प्रश्न नहीं है, आपके अंदर हौसला कितना है। लाल बहादुर शास्त्री का कद कितना था बता दीजिए आप, उनकी हाइट कितनी थी बता दीजिए, उनका सीना कितना चौड़ा था बता दीजिए, इंदिरा गांधी का कद कितना बड़ा था बता दीजिए। कदों से होता है क्या काम? अगर कदों से काम होता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पहलवान है, जो सबसे लंबा चौड़ा है, उसको विश्व का प्रधानमंत्री बना दीजिए आप। अरे शारीरिक बल से ज्यादा आदमी का भौतिक बल, आत्मिक बल और मानसिक बल और बौद्धिक बल होता है। छोटा सा आदमी बड़े बड़े लोगों को, पुरुषार्थ को पछाड़ सकता है, क्योंकि जहां कहते हैं ना कि तलवार और लेखनी की लड़ाई में लेखनी जीतती है, तलवार नहीं जीतती है। तो आप अपना सीना बार बार बताते हैं। अगर महाराज सीना बताते हो तो चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? आप अपने देश के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? आपका रुपया 84 रुपए में क्यों पहुंच गया है? आप ब्रुनई क्यों गए थे घूमने? आपको जाना चाहिए था बांग्लादेश। अभी तक शेख हसीना हिंदुस्तान में क्या कर रही है? शेख हसीना को विश्व का कोई भी देश स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है? आपने उसको क्यों बिठा रखा है यहां पर? आप मोहम्मद यूनुस के पास क्यों नहीं जाते? बांग्लादेश से संबंध क्यों नहीं स्थापित करते? आप चारों तरफ से दुश्मनों से क्यों घिरते चले आ रहे हो? आपके 56 इंच के सीने का मैं क्या करूं? बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आप हम सब 56 इंच के सीने का क्या करेंगे जब देश सुरक्षित नहीं है, देश के लोग सुरक्षित नहीं है। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि लगातार ये चीजें कही जाती है, जब भी राहुल गांधी कहीं पर भी बयान देते हैं, और तो कहा जाता है कि जैसे क्या वो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, क्या वो बीजेपी से इतनी नफरत करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करते हैं विदेश में। तो राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दिया है विदेश में, और क्या कहा है, उनका बयान भी है, और वो बयान मैं सुनवाती हूँ। I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. तो सर ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कोई पीएम मोदी से नफरत थोड़ी ना करता हूं, उनका अपना नजरिया है और मेरा अपना नजरिया है। नहीं, देखिए, मैं यहां राहुल गांधी जी से सहमत नहीं हूं। अगर कोई भी नजरिया राष्ट्र हित में नहीं है और राष्ट्र को कमजोर करता है, देश को कमजोर करता है और जनहित के खिलाफ है, अगर भगवान कृष्ण ने भी यही सोच लिया होता और श्री राम ने भी यही सोच लिया होता, भाई भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी योद्धाओं की हत्या की, हत्या कराई, वो अधर्म से कराई। क्यों कराई? धर्म की जीत होनी चाहिए। राहुल गांधी जी, आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं गोडसे मुर्दाबाद क्यों कहता हूं अपने कार्यक्रम में, और गांधी जिंदाबाद क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि गांधी की विचारधारा ही इस देश को आगे ले जा सकती है। मैं जय संविधान क्यों कहता हूं, मैं जय भीम क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों को आगे लेकर चलने से ही देश उन्नति करेगा। गोडसे जैसे लोगों को मुर्दाबाद कहना पड़ेगा, आई हेट गोडसे। राहुल गांधी कहें कि ही डजंट हेट, भाई वो ठीक है, वो महामानव हैं, वो ज्यादा बड़े दिल के हैं, मैं उतने बड़े दिल का नहीं हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो रावण ने किया वो गलत किया।
भगवान श्री राम ने भी पत्नी मैया सीता को घर से निकाला, वो गलत किया। अब मेरी आलोचना हो, लोचना हो, क्या हो, मुझे आई डोंट केयर, लेकिन एक गर्भवती पत्नी को घर से निकाल के भगवान श्री राम ने गलत किया। जो पांडवों ने किया, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सिर झुका के बैठे थे, गलत किया। अब चाहे कहिए कि साहब आप सनातन विरोधी हैं, भैया कुछ कहो यार। देखिए, नारी पे अत्याचार और अधर्मियों से प्रेम अगर आप करेंगे, मैं जीसस क्राइस्ट नहीं हूं भाई, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता कि दे डोंट नो एज टू व्हाट दे आर डूइंग। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं धर्म के साथ हूं, मैं महात्मा गांधी के साथ हूं, मैं गोडसे का विरोधी हूं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन, दलित, छुआछूत, इन भावना वालों से घृणा करता हूं। आई हेट देम। जी, ठीक बात है सर। अब सर भारत की बात कर ले तो यहाँ पर भी कई सारी चीजें, कई सारी बयानबाजियां हो रही हैं। तो कल आपको याद होगा, मैंने ही आपको बताया था कि बजरंग पुनिया ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं पर अब देखिए, अब वो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है अपने प्रदर्शन को लेकर, जो कि जंतर मंतर पर हुआ था, पहलवानों का प्रदर्शन। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के ही नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ साजिश की थी और बीजेपी के नेताओं ने ही उन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिलाई थी कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करे। तो जो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की साजिश थी इन सब में, तो उसको उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा मेरे पास पूरे आधिकारिक रिकॉर्ड है, इस बात का सबूत है कि इसके पीछे 2 बीजेपी के नेता थे जिन्होंने अपनों के खिलाफ साजिश की और हमें प्रदर्शन में मदद की। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो 2 बीजेपी के नेता थे? देखिए, बीजेपी आज 2 फाड़ हो चुकी है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उनके पीछे आरएसएस का, गडकरी जी का, राजनाथ सिंह का, शिवराज सिंह चौहान का पूरा हाथ है। एक तरफ किरण रिजिजू हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, यादव जी हैं, ये सारे लोग हैं और ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। हरियाणा के अंदर रोज बरोज जिस तरह से बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के पिलर्स टूट रहे हैं, वो स्थिति आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ेगी, जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गया। गुलाम नबी आजाद का आपने नाम सुना? गुलाम नबी आजाद क्या कर रहे हैं, कहां से इलेक्शन लड़वा रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी कोई स्थिति आज की तारीख में नहीं है। तो वास्तविकता यह है, ये बिल्कुल सही है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से टूटी हुई है। क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया गठबंधन वाले परेशान है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान है। भाई, कांग्रेस वालों को क्या परेशानी है? जो बिकने वाले हैं, जो धोखा देने वाले हैं, वो तो जाके मुख्यमंत्री और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। असली दुख तो भारतीय जनता पार्टी वालों का है। बेचारे जा भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते, न मिलना है कुछ, 40 साल दरी बिछा ली और मिला कुछ नहीं। तो नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। कम से कम इसके पहले जो अटल जी का जमाना था, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, मैं तो लखनऊ में रहता था, लखनऊ में अटल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हम जाते थे, उनसे शिकायत करते थे, लड़ते थे और वो भी मुस्कुराते थे। वो भी एक लोकतांत्रिक नेता की तरह हमारी बात सुनते थे। आज मोदी जी से बात करने की हिम्मत अमित शाह के अलावा किसकी है? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा है जो मोदी जी के अगल बगल चल के दिखा दे? अब राहुल गांधी गए हैं तो उनके आसपास स्टालिन भी गए हैं, डीके शिव कुमार भी गए हैं। और आप देखिए, मोदी जी की जितनी भी विदेश यात्राएं हुई हैं, एक भी मंत्री को अगल बगल दिखा दें आप? तो मोदी जी तो अकेले चलना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया वाला अकेला चलता चाहता है, जैसे चीन के राष्ट्रपति और पुतिन, आपको ने पुतिन को चलते हुए देखा होगा, रेड कारपेट पे अकेले मटकते हुए चलते हैं वो। अरे यार, लोकतांत्रिक देश में हो, तुम्हारे कुछ मंत्री हैं, तुम्हारे कुछ मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारे कुछ सलाहकार हैं, 2-4 जर्नलिस्ट हैं जो देखें और उसको रिपोर्ट करें। अकेले चलते हो। अच्छा, ये एक 56 इंच के चीज मुझे याद आई। मान लीजिए आपको यहाँ पे पैनलिस्ट बुलाने हो, निधि कोई कहे कि मुझे बुलाइए पैनलिस्ट क्योंकि मेरा 56 इंच का सीना है, उसे बुलाएंगे आप ऑपरेशन कराने में? मान लीजिए कोई जाए और हॉस्पिटल में कहे कि साहब अच्छा डॉक्टर बताइए, कहेंगे साहब वो डॉक्टर जिसका 56 इंच का सीना है, उससे ऑपरेशन कराएंगे कि अच्छे वकील चुनेंगे तो 56 इंच का वकील चुनेंगे? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं महाराज, आप कोई रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है। आपको जो काम करना है उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है, मन और आत्मबल की आवश्यकता है। उसके लिए कोई पहलवानी नहीं करनी, कुश्ती नहीं लड़नी आप।
जी सर, और अगला सवाल सर ये है कि जो दिल्ली है, वहाँ पर काफ़ी गहमा-गहमी मची हुई है। राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की जो चिट्ठी है, वो गृह मंत्रालय को भेज दी है और उस चिट्ठी में ये लिखा है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करें। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की माँग की गई है। नहीं भाई देखिए, आज अब इतनी अगर उनकी हिम्मत है, इतना करना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने राष्ट्रद्रोह की बात राहुल गांधी के खिलाफ कर ली है, गिरिराज सिंह ने कर ली, शिवराज सिंह चौहान ने कर ली, अब शिवराज सिंह चौहान 4 के मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए निधि, आपसे कोई पूछे, आप यूरोप टूर करके आए और आप यहाँ पे आके कहें, मान लीजिए कि साहब वहां पे हमारे जैसे पानी जो है बिस्लरी का नहीं पीना पड़ता, वहां तो जब मैं गया पहली बार तो मैंने कहा नीचे जाके उससे कहा कि यार पानी दे दो बोतल, उसका पानी क्या जरूरत है, वो बाथरूम में खोलिए नल और पी लीजिए। तो हमने कहा यार वो पानी और ये पानी सेम है, कहने हाँ सब सेम है, आप कहीं कोई पानी पी लीजिए, सब जो है सेफ है। अगर मैं ये बड़ाई करूंगा कहेंगे आप इंडिया को इंफीरियर दिखा रहे हैं। अरे वहां पे आप जाइए तो वहां पे जो भी आदमी, जो दर्शक श्रोता गए होंगे, भाई वहां पे पानी टिकता नहीं, भी बारिश हो जाए 30 मिलीमीटर, वो सारे बड़े बड़े वो बने हुए हैं मेन होल्स, उसके अंदर पानी चला जाता है और 10 मिनट के अंदर पानी सूख जाता है। हमारे यहाँ पानी तो अंदर जाता नहीं, आदमी चला जाता है मेन होल के अंदर। अगर मैं ये कह दूं तो मैं देश विरोधी हो गया। अरे हमारे अच्छा, देश को वैसा ही बनना चाहिए। भेज दी गई है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? देखिए लगाने को तो देखिए, पागलपने की कोई इंतहा तो होती नहीं। अगर लोकतंत्र और संविधान की बात है तो नहीं लगना चाहिए। अब वो क्या करेंगे ये मैं कैसे बता सकता हूं, वो क्या करेंगे? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म कर सकते हैं, वो तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी दिला सकते हैं, वो तो उनका मकान भी छीन सकते हैं। उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? भाई 3.5 लाख वोट से जीता राहुल गांधी दोनों कॉन्स्टिट्युएंसी से। अगर ये सब न किया होता तो हो सकता है राहुल गांधी इतनी अच्छी तरह न जीतता। तो कर लीजिए आप, उसका दुष्परिणाम आपको हरियाणा इलेक्शन में दिखाई पड़ जाएगा। भाई जनता को जब यह महसूस होता है कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है, वो खिलाफ खड़ी हो जाती है। वैसे ही खड़ी हुई है। अभी भी आपको 10 सीट से ज्यादा हरियाणा में नहीं मिलनी है, और बर्खास्त करके देख लीजिए एक भी सीट नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे मुझे क्या पता क्या करेंगे। अब उनके जैसा दिमाग मेरा थोड़ी है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक और सवाल है कि आप देखिए एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है नागपुर में, और ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है, और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के जो बेटे हैं, उनके नाम पर ये गाड़ी है। वो कार में बैठा भी था, लेकिन एफआईआर में उसका नाम तक नहीं लिखा गया है। यही होगा। ये अब बुरा ना माने जो अमीर लोग हैं, जो फिल्दी रिच हैं, मेरी बात का बुरा ना माने। ये ऑडी है, मर्सिडीज, ये बड़ी बड़ी जो 5-5 6-6 करोड़ की गाड़ियां हैं, ये लोग समझते हैं कि जैसे हम जैसे लोगों का और छोटी कारों में या स्कूटर और मोटरसाइकिल में चलने वालों के जीवन का कोई महत्व नहीं है, और वो जानते हैं कि इनको ये छुड़वा देंगे। तेनी महाराज के बेटे को छुड़वाने का प्रयास हुआ कि नहीं? पहले भी एक कांड हुआ था, एनसीपी के एक बड़े नेता के बेटे ने ठोक दिया था, कई लोगों को मार दिया था महाराष्ट्र के अंदर, उसको भी किस प्रकार से बचाने का प्रयास हुआ था। तो ये जब तक, ये देखिए, गरीब और अमीर को एक रूप से नहीं देखा जाएगा, एक समान नहीं देखा जाएगा, कानून को पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा और इन लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा, भाई ये देश जो है ये मेहनतकश लोगों का है, ये संघर्षशील लोगों का है। देश को जो बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों को बनाते हैं, बड़े बड़े पुलों को बनाते हैं, ये घूस तो ऊपर वाले खा लेते हैं बेटा, मजदूर थोड़ी बेईमानी करता है। मजदूर को जितना सीमेंट और रेत दिया जाता है उतना मिला के वो बनाता है। उसके अंदर वो थोड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में पैसा खाता है, जिससे कि एक हवा के झोंके से मूर्ति गिर जाए, जबकि नारियल के पेड़ों पे लगे हुए नारियल एक ना गिरे। तो देखिए अमीरों के अंदर जब ये एक प्रकार का एक तंत्र स्थापित हो जाता है और उनको लगता है क्योंकि हम सत्ता के साथ हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस थाने में घुस के पुलिस वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोग मार रहे हैं, उनको लगता है कि उनका कोई बिगड़ नहीं सकता। अरे रेपिस्ट को अगर आप माला पहनाएंगे, अगर उनको आप केक खिलाएंगे, तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? अरे कोई भी रेपिस्ट हो तो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी का हो, आप उसको एक प्रकार दंड दीजिए। अब बताइए वो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनको केक खिलाया और अपने घर में उनको आमंत्रित किया, उससे क्या गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज? यह कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर जो बनाए कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं करेगा। जी, बिल्कुल सर, ठीक बात कह रहे हैं। और हम तो देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, और फिर उनके नेता भी
कोई भी जुर्म करके निकल जाते हैं, आसानी से बच जाते हैं, कुछ नहीं होता है उनका, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए हमारे एक दर्शक है वो ये कह भी रहे हैं कि दिल्ली में तो एलजी शासन चल ही रहा है, राष्ट्रपति शासन लग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के निर्णयों की अवहेलना कर रहे हैं। अब एलजी साहब एक ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी नौकरी जो है वो दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंट है। और अरविंद केजरीवाल को हर चीज, पानी लीक हो जाए, कहीं सीवर फट जाए, कहीं सड़क टूट जाए, तो अरविंद केजरीवाल को। अब बताइए, ममता बनर्जी ने कानून बना दिया 15 दिन के अंदर फांसी देने का, गवर्नर साहब उसको रोक के बैठे हुए हैं। अरे ये लोग जो हम जिनको हमने वोट दिया है, अगर उनको इतना अकर्मण्य बना देंगे, अपोजिशन के हो तो और सत्ता पक्ष के हो तो, हर चीज के लिए इतनी औकात तो हमारी है नहीं कि अमित शाह और मोदी जी के पास जाएं और जाके वहां अडानी जी से, अब अडानी जी के यहाँ जाएंगे तो हमें बड़ी अटैची लेके जाना पड़ेगा जो हमारे पास है नहीं, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? छोटे नेताओं की खुद की सुनवाई नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए की सुनवाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो हम जैसे लोगों की कहां सुनवाई होगी? जी, बिल्कुल सही बात है। और आज भी हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आप देख रहे थे 4 पीएम की परिचर्चा। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेरिका में संबोधन दिया, उनसे सवाल-जवाब किया गया। इसके बाद भारत में भी कई घटनाओं को लेकर, कई मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी। नमस्कार।